हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGV ITI। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम लोग का चल रहा है अभी पेपर 6 चल रहा है, आधुनिक शिक्षण विधियां। आधुनिक शिक्षण विधियों में अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? खेल द्वारा शिक्षण पद्धति। खेल द्वारा शिक्षा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, खेल क्या है? खेल द्वारा जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है कि आरंभ करने का इसका जो श्रेय जाता है, इस शिक्षण पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हेनरी कॉल्डवेल। ठीक है ना, हेनरी कॉल्डवेल कुक, उनका पूरा नाम क्या है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो यहां से याद रखेंगे कि शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इनका कहना था कि आधुनिक युग में खेल को एक रचनात्मक प्रवृत्ति मानते हुए क्या है, स्वीकार किया जाता है कि खेल के 3 लक्षण हैं। ठीक है ना, कौन कौन? स्वतंत्रता, खेल में स्वतंत्रता होती है, स्वाभाविकता होती है और सुख होता है, प्लेजर यानी आनंद। ठीक है, ये तीनों चीजों को समाहित करके क्या है कि खेल पद्धति का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि किसी भी विषय की शिक्षा देते समय उसका खेल से संबंधित संबंध क्या है, स्थापित कर देना ही खेल पद्धति कहलाता है। कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं और उसको क्या है कि बच्चों के सामने उसको खेल से रिलेट करके पढ़ा दे या खेल से उसको जोड़कर बता दे, तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं खेल पद्धति। इसके बाद क्या है, खेल की परिभाषाएं। आखिर हम लोग इसको किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ऐसे आमतौर पर खेल है क्या? अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें, हम लोग जो अपनी समझ रखते हैं खेल के ऊपर, अगर उसके संबंध में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि खेल वह क्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या है कि आनंद और अनुभूति का, अपना मतलब भौतिक कार्य करते हुए, फिजिकल कुछ एफर्ट्स लगाते हुए क्या है, आनंद का अनुभव करते हैं, है ना, या इंटरटेन हम लोग इन मनोरंजन प्राप्त करते हैं। मनोरंजन का ये एक साधन हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका अपना अलग अलग मत था। तो देखिए, स्टर्न का मानना है कि खेल एक स्वेच्छानुरूप आत्म संयम की क्रिया है। खेल क्या है? अपने स्वेच्छा के अनुरूप, मतलब जैसे हमारी इच्छा करे, हमारी इच्छा मतलब अपने अपने इच्छा के हिसाब से क्या है, आत्म संयम की क्या है, क्रिया है। उसके बाद टीपी नन का मानना है कि खेल रचनात्मक क्रियाओं का गहन प्रकाशन है। मैकडुगल, इनका मानना है खेल जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वैलेंटाइन का मानना है कि खेल मनोरंजन का एक प्रकार है जो कार्य में निहित है। मतलब खेल क्या है? मनोरंजन का एक प्रकार है जो कार्य में निहित है, मतलब जो कि क्या है, जिसमें कार्य निहित है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। अब देखिए, कह सकते हैं प्रत्येक प्राणी क्या है, खेल में स्वेच्छापूर्ण स्वाभाविक ढंग से अधिक भाग लेने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह एक मनोरंजन पूर्ण क्रिया है और इसके द्वारा आत्म प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं। क्या है? मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से स्वाभाविक ढंग से क्या है, खेल में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए वो ललायित रहता है या वो प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें हम लोग को क्या मिलता है, मनोरंजन मिलता है। इसमें क्या है, ये एक मनोरंजन की क्रिया है और क्या है, आत्म प्रकाशन के अवसर इसमें मिलते हैं। इसके बाद क्या है, खेल तथा कार्य में अंतर। देखिए, खेल क्या है और कार्य क्या है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो खेल के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है ना, और ये करवाए ही जाते हैं। हम लोग क्या है कि बच्चों को, अगर जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं NC LKG UKG में, उनको यदि कोई भी टॉपिक है पढ़ाना है या कोई कार्य करवाना है, बच्चे क्या है, थोड़ा कतराते हैं। हर समय उनका मूड होता नहीं पढ़ने के लिए। तो जब बच्चे जब पढ़ने के लिए तैयार ना हो, उनको खेलने का मन है, तो उनको खेल, आप एज ए टीचर आप उनको इस तरीके का खेल दीजिए कि खेल के माध्यम से क्या है, वो कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके, कुछ नई चीजों को वो सीख सके। जैसे देखिए, बच्चों को काउंटिंग सिखानी हो, तो क्या करेंगे? अब बैठ गए आप काउंटिंग उनको याद करवाने के लिए वर्बली, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं काउंटिंग, कुछ बच्चे साइलेंट बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि एक खेल का उन लोग को बोलेंगे, चलो बच्चों खेलेंगे। अब खेल के माध्यम से आप उनको क्या है, काउंटिंग अब आप सिखाएंगे। खेल के माध्यम से जोड़कर आप उनको काउंटिंग सिखाएंगे। तो ये हो गया क्या कि खेल क्या है, खेल के माध्यम से हम बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं। तो खेल में भी कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ये देखा जाए तो खेल में भी कार्य हो रहा है, लेकिन खेल और कार्य में अंतर क्या है, तो उसको समझते हैं। खेल क्या है कि खेल भी एक क्रिया ही है, एक कार्य ही है, जिसको कि हम लोग अपने मनोरंजन के साधन के लिए करते हैं या आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन कार्य और खेल में क्या है, आनंद और मनोरंजन दोनों ही मिलता है, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। आप जब चाहे तब आप खेल को छोड़कर जा सकते हैं, या जब चाहे आप खेल सकते हैं, जब चाहे आप
नहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन कार्य में क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए आपके पास बाध्यता होती है कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो अपने मर्जी के हिसाब से आप उसको नहीं छोड़ के जा सकते, है ना, आपको उसको करने की बाध्यता होती है। चलिए आइए अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ा सा उनका क्या मंतव्य था उसके हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, खेल की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि खेल और कार्य के अंतर को समझ लिया जाए। अतः निम्नलिखित पंक्तियों में जो है खेल और कार्य को अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविकता, खेल में क्या है कि खेल में स्वाभाविकता होती है। खेल एक स्वाभाविक क्रिया है, किसी भी मनुष्य के लिए क्या है, ये स्वाभाविक क्रिया है, ये बाय बर्थ होता है। आदमी में जन्म के साथ उसकी एक क्रिया होती है, उसमें ये निहित होती है, यह प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। इसलिए हम सब अपने अपनी इच्छा से विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते रहते हैं। क्या है, मनुष्य अपनी इच्छा के हिसाब से, किसी बच्चे को कबड्डी खेलना पसंद है तो किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, तो किसी को फुटबॉल, है ना। तो अब अपने बच्चे क्या है, अपने अपनी इच्छा के हिसाब से खेलों में वो भाग लेते रहते हैं। और जबकि क्या है, जब तक हमारी इच्छा रहती है तब तक हम खेलते हैं और या खेल को बंद कर देते हैं। पर कार्य के साथ यह बात नहीं है। कार्य में क्या है कि कार्य में बाह्य शक्ति का दबाव होता है। कार्य में क्या होता है, कार्य में बाह्य शक्ति का दबाव होता है। तो इसको अन्य शब्द में कह सकते हैं कि कार्य को बंधन में बंधते हुए करना ही पड़ता है, ठीक है ना। कार्य को बंधन में बंधते हुए करना ही पड़ता है तथा इसका एक निश्चित परिणाम भी होता है। कार्य को क्या है, आपको किसी के बंधन में बंधते हुए करना पड़ता है और इसका एक निश्चित परिणाम होता है। ध्यान देने की बात यह है कि जब खेल में बंधन का पट लगा दिया जाता है तब खेल भी क्या हो जाता है, कार्य ही बन जाता है। खेल भी क्या है कि अगर आपको बंधन आपको दे दिया जाए कि नहीं आप बीच में से खेल छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ऐसा करना है खेल में, तो ये क्या है, ये भी फिर एक कार्य ही हो जाता है। सुख या आनंद, देखिए इसमें क्या है कि सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। खेल क्रिया सुख अथवा आनंद के प्रधान होती है ना। खेल क्या है कि सुख और आनंद का प्रधान होता है। खेल समाप्त हो जाता है तो आनंद भी समाप्त। खेल रहे हैं तब तक मजा आ रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा, है ना। लेकिन जैसे ही खेल हुआ समाप्त कि आनंद समाप्त। लेकिन कार्य क्या है कि कार्य में आनंद का अनुभव उसी समय आता है जब हम लोग उस कार्य को संपन्न कर लिए होते हैं, हम लोग उस कार्य को पूरा कर लिए होते हैं। जो भी कार्य हम लोग करना प्रारंभ किए हैं, कार्य जैसे ही संपन्न हो जाता है हम लोग को क्या है, तभी उसका आनंद हम लोग को मिलता है। उद्देश्य नहीं, देखिए खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता है, खेल का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। जबकि कार्य का क्या है कि कार्य का उद्देश्य फिक्स होता है कि हम लोग अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य फिक्स होता है। जबकि खेल का क्या है कि खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है कि स्वतंत्रता, खेल में स्वतंत्रता परम आवश्यक है। खेल में स्वतंत्रता होती है, खेल में क्या है, स्वतंत्रता होती है, जबकि कार्य में स्वतंत्रता नहीं होती है। कार्य में स्वतंत्रता का अभाव होता है। कार्य तो करना ही पड़ता है, जो कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है वो कार्य आपको करना ही करना है। उसके बाद है काल्पनिक संसार में विचरण। देखिए काल्पनिक खेल खेलते समय बच्चा क्या है कि काल्पनिक संसार में विचरण करते रहता है ना। उसकी असीम कल्पनाएं होती है, बहुत सी अजीब अजीब चीजों की वो कल्पना करता है। जबकि कार्य में क्या है कि कार्य में ऐसा नहीं है। तो कह सकते हैं संक्षेप में कि हमें खेल द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करना ज्यादा उचित है। और जिस माध्यम से हम लोग खेल के द्वारा जो शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, खेल पद्धति कहते हैं। अब खेल के संबंध में देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, उसको समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि शक्तिवर्धन का सिद्धांत। मतलब आप जो क्या है कि आप अपने खेल के माध्यम से, शिक्षा शास्त्रियों का मानना था कि खेल के माध्यम से बच्चों में क्या है, शक्तिवर्धन का क्षमता का विकास किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि उनकी जो शारीरिक एबिलिटीज है, बॉडीज की जो एबिलिटीज है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से समझते हैं थोड़ा सा। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किनको जाता है, मैकडूगल को जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय जाता है मैकडूगल को, ठीक है ना। मैकडूगल के अनुसार बालक को थक जाने पर ही खेल में आनंद आता है। क्या है कि खेल के द्वारा जब बालक थक जाता है तभी उसको क्या है, वास्तव में खेल का आनंद आता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब वह थोड़ी देर खेल लेता है तो उसकी पहली थकान दूर हो जाती है। बात सही है, जब कोई भी कार्य हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कंटिन्यूअसली करते जाते हैं तो वो थकान फिर धीरे धीरे घट जाती है और एक नई तरोताजगी आ जाती है, हम लोग में एक उत्साह आ जाता है और उस कार्य को करने में पूरी लगनता के साथ हम लोग जुट जाते हैं। तो वही होती है कि क्या उसकी पहली थकान क्या है, दूर हो जाती है और उसके अंदर नई शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार शक्तिवर्धन का सिद्धांत के अतिरिक्त
शक्ति के सिद्धांत का बिल्कुल ये उल्टा है। शक्ति का जो सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, इसके सिद्धांत का बिल्कुल क्या है, रिवर्स है, ऑपोजिट है। क्या है? शक्तिवर्धन का सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत की भी चर्चा आगे की जाएगी। देखते हैं। फिर है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किनको जाता है? स्टेनले हॉल को जाता है। इस सिद्धांत का श्रेय जाता है स्टेनले हॉल को। इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक जीवधारी खेल के द्वारा अपनी जाति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करते हैं। किस प्रकार से? जैसे देख लीजिए, मनुष्य की जो जाति है उसके विकास की जो भी जिन जिन अवस्थाओं से हमारी वो प्रजाति गुजरी है। आज हम लोग सबसे पहले आदि मानव जो हुआ करते थे, उससे पहले बोला जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो बंदर से लेकर के अभी तक के विकास की जो अवस्थाएं रही है ना, हमारे प्रजाति की जो विकास की अवस्थाएं रही, उसमें जो जो कार्य वहां से लेकर आज तक जो भी हमारे पूर्वजों ने किया, बच्चे क्या है, खेल के माध्यम से उन्हीं अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करते हैं। ये हो गया पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जैसे देखे कह सकते हैं बालक भी क्या है, बालक क्या करता है कि बालक भी कूदने, दौड़ने, लटकने, काटने एवं भागने तथा शिकार करने के माध्यम से मानव जीवन की बर्बर अवस्थाओं को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है। इसके बाद है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अभी अभी हमने बताया था कि इसकी चर्चा आगे होगी। तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या है कि इसका सबसे पहले जो इसकी चर्चा किए थे वो थे कवि शीलर। प्रसिद्ध बहुत ही फेमस कवि थे शीलर। उन्होंने इसकी सबसे पहले चर्चा की, लेकिन इसके ऊपर, इस सिद्धांत के ऊपर जो विस्तृत रूप से व्याख्या तैयार किया वो थे कौन? तो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे हर्बर्ट स्पेंसर। किसने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया? तो प्रकृतिवादी दार्शनिक जो दार्शनिक थे क्या है, ये हर्बर्ट स्पेंसर। इसलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दोनों को जाता है, शीलर और स्पेंसर को। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शीलर और स्पेंसर। ठीक है। इसमें यह बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार, आप लोग इसको डिटेल में आप लोग पढ़ते रहिएगा या पढ़ लीजिएगा, हम इसको संक्षेप में बता देते हैं। क्या है कि इस सिद्धांत में आपको बताया गया है कि जैसे इसके अनुसार स्पेंसर का मानना था कि क्या है कि बच्चों में अतिरिक्त शक्ति होती है ना, बच्चों के अंदर अतिरिक्त शक्ति होती है। जितनी शक्ति उनके अपने कार्यों के लिए चाहिए उनके शरीर में, उससे अधिक शक्ति उनमें होती है। तो जिस प्रकार से एक जो वाष्प इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता था, किसी प्रकार का इंजन, तो जैसे वाष्प इंजन क्या करता था कि जब जरूरत से ज्यादा वाष्प बन जाती है तो क्या करता था, उसको सेफ्टी वाल्व के माध्यम से, है ना, सेफ्टी वाल्व के माध्यम से वो अतिरिक्त वाष्प को बाहर निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार क्या करता है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जब जरूरत से ज्यादा जब वाष्प बन जाती है, भाप बन जाता है, तो क्या है, वो सीटी के माध्यम से भाप को निकाल देता है बाहर। ठीक उसी प्रकार बच्चे में जब अतिरिक्त शक्ति का ये हो जाता है, जब अतिरिक्त शक्ति बन जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। ये था अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, जबकि ये किसी भी एंगल से तार्किक लगता नहीं है ना। चलिए आगे, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए या शिक्षा शास्त्री हुए, शिक्षाविद, जिन्होंने इनका खंडन किया। जैसे उनमें सबसे पहले प्रोफेसर नन ने, ठीक है, टीपी नन जो थे, उन्होंने इसका खंडन किया था। फिर है परिष्कार का सिद्धांत। परिष्कार का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। परिष्कार क्या है, जैसे देखिए कहा जाता है, संक्षेप में इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि परिष्कार का सिद्धांत कि जैसे देखिए इसमें क्या है कि आप हर मनुष्य के ऊपर अंदर कह सकते हैं, हर मनुष्य के अंदर दो तरीके की उसकी मनोवृत्ति होते हैं, या दो तरीके के उसके गुण होते हैं, एक अच्छा गुण और एक बुरा गुण, या गुण और अवगुण। ठीक है। तो कह सकते हैं कि हर मनुष्य के अंदर राम भी बैठा है और रावण भी बैठा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रावण के ऊपर मतलब फोकस करते हो या राम के ऊपर आप फोकस करते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसके मार्ग पे चलना चाहते हो। तो अगर जिस व्यक्ति की सोच राम के प्रति अच्छी है, राम की तरफ है, तो वो मतलब अच्छी प्रवृत्ति को अपनाएगा, अपने अच्छे आदर्शों को अपनाएगा। जबकि जिसकी सोच रावण की तरफ अत्यधिक होगी, वो बुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इसमें वही है कि परिष्कार का सिद्धांत, इसमें कहा जाता है कि हर बच्चे के अंदर या हर व्यक्ति के अंदर, जैसे कि यहाँ पे टीपी नन है, इनके अनुसार क्या कहा गया कि मानव बुराई और बेरहमी की अति प्राचीन प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकता। मतलब ये प्रवृत्तियां उनके अंदर ऑलरेडी होती है। अब क्या है कि इसमें कहा जाता है कि आपके अंदर दोनों ही प्रवृत्तियां हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप खेल के माध्यम से, है ना, खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपने बुरी प्रवृत्तियों को, तो भाई कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर अगर जन्मजात अगर ये प्रवृत्तियां, तो कहीं ना कहीं उसको जाहिर करेगा।
तो जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं उसको खेल के माध्यम से क्या है बच्चा जाहिर करता है। जैसे खेल में एग्रेशन, ठीक है, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान या कई मैचों के दौरान, कुछ खेल में आपने देखा होगा कि दो खिलाड़ियों के बीच में तू मैं हो जाती है या एग्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो एग्रेशन जो जाहिर करने का जो वहां पे जो बात होती है या जरिया जो होता है वो क्या है, वो इसी सिद्धांत के तहत उसको माना गया है कि मनुष्य के अंदर जो इस प्रकार के जो प्रवृत्तियां होती है उसको क्या करता है बालक खेल के माध्यम से उसका परिष्कार कर देता है, मतलब खेल के माध्यम से वो उसको निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज वो घर में ना करके कहाँ कर लेता है, बाहर खेल के मैदान में वो कर लेता है। ठीक है, इसके बाद है खेल विधि के आधारभूत सिद्धांत। खेल विधि के जो कुछ बेसिक जो थ्योरी है, आधारभूत जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये है जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, तो खेल में क्या है कि बालकों को बिल्कुल स्वतंत्रता चाहिए होती है। ठीक है, इसके अनुसार बालकों को खेल में क्या है पर्याप्त स्वतंत्रता मिले, जिससे वे किसी प्रकार के बंधन का अनुभव न करते हुए अपने अपने रुचि तथा गति के साथ कार्य करें, है ना। खेल क्या है, खेल तो अभी मैंने पहले ही बताया कि खेल भी क्या है एक प्रकार का कार्य करना ही खेल होता है। ठीक है ना, कोई भी खेल आप खेल रहे हैं मतलब आप किसी न किसी तरह का आप कुछ न कुछ आप कार्य कर ही रहे हैं। तो क्या है, लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं आप, पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ, पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ अपनी अपनी रुचि तथा गति के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने रुचि के अनुसार अपने गति के साथ आप कार्य कर रहे हैं। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार स्कूलों में बालकों के खेल अवसर प्रदान करते हुए इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि वे कार्य को रुचिपूर्ण ढंग से सक्रिय रहते हुए पूरा करें। और क्या होता है इसमें, क्या होता है स्कूलों की निरस्ता समाप्त हो जाएगी तथा सभी बालक निष्क्रिय बैठकर सुनने की अपेक्षा क्या है सक्रिय रूप से बौद्धिक परिश्रम करने में रुचि लेने लगेंगे। इसलिए क्या है स्वतंत्रता का सिद्धांत खेल की विधि के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा क्या है रुचि का सिद्धांत। इस कार्य में क्या है, क्या बालकों में जो कार्य करने के लिए जो कार्य अनिवार्य है बालकों के लिए, अब वो करने के लिए बालक तैयार नहीं है या उसके इंटरेस्ट अभी नहीं है, वो उबा हुआ है। जैसे आप क्लास में बैठा के काउंटिंग वगैरह करवा रहे हैं, बच्चा क्या है अभी सीखने के मूड में नहीं है, अभी काउंटिंग करने के मूड में नहीं है, आपको सिखाना है। बच्चे को क्या करिएगा, बच्चे तो उनको इतनी समझदारी होती नहीं कि अभी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उस ऐसे सिचुएशन में आप क्या है आप एक खेल का आयोजन कर रहिएगा कि चलो ऐसा है कि चलो बच्चों तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो चलो खिलाते हैं। अब खेल के माध्यम से उनको काउंटिंग सिखा दीजिए, खेल के माध्यम से उनको एबीसीडी सिखा दीजिए, है ना। ऐसा होता है ना, शिक्षण पद्धति में बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चे खेल भी लेंगे और उसी माध्यम से क्या है उनका इंटरेस्ट हो जाएगा उन चीजों को सीखने के लिए, खेल के द्वारा उन चीजों को सीखने में इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया रुचि का सिद्धांत, यानी उनके इंटरेस्ट को जगाकर और खेल के माध्यम से उनको सिखा देना। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, देखिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे खेल आप लोग जानते होंगे कि खेल में क्या होता है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग जितने भी प्लेयर्स होते हैं हर किसी का अपना अपना उनका लायबिलिटी फिक्स होता है कि उनके क्या उत्तरदायित्व है इस टीम के अंदर, उनका लायबिलिटी क्या है बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में क्या है कि विकेट कीपर का अपना लायबिलिटीज है, बॉलर क्या करेगा उसकी अपनी लायबिलिटीज और उसके बाद क्या है कि जो फील्डर है उसको गेंद पकड़ने की उसकी क्या है उत्तरदायित्व होती है, बल्लेबाजी जो कर रहा है उसको रन बनाने का उसका उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार से हर खिलाड़ी का क्या है अपना अलग अलग उसका उत्तरदायित्व होता है। जैसे फुटबॉल खेल रहे गोलकीपर का अपना उत्तरदायित्व है कि भाई हमें गोल पोस्ट की रक्षा करना है, यहाँ से गेंद नहीं क्रॉस होने देना, हमें गोल नहीं किसी को करने देना है। सेंटर फॉरवर्ड का अलग काम है, ठीक है, बैक फॉरवर्ड का अलग काम है, बैक से जो भी प्लेयर खेल रहे हैं बैक से उनका अपना अलग काम होता है, मिडफील्ड से जो खेल रहे हैं उनका अलग काम होता है। तो ये सब तो इस खेल के माध्यम से क्या होता है कि बालकों में उत्तरदायित्व उनको मतलब ऐसा है कि उनके लायबिलिटीज को इसमें डेवलप किया जाता है। बच्चों में जो उत्तरदायित्व की जो क्षमता होती है उसको डेवलप किया जाता है। बच्चों उसी में से किसी एक बच्चे को कैप्टन बना दिया जाता है। तो ऐसे में या क्लास के अंदर आप किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं। ऐसे में क्या होता है बच्चे को वहां पे आप कुछ ना कुछ क्या है उत्तरदायित्व उसको दे रहे, कुछ उसको भार दे रहे, उसको कुछ उत्तरदायित्व दे रहे और उसका निर्वहन वो किस प्रकार से करता है या नहीं कर रहा है तो उसको निर्वहन करने के लिए वो अपने अंदर क्षमता किस प्रकार से विकसित करता है। तो ये आप देखते हैं और इसके माध्यम से खेल के माध्यम से क्या है बच्चों में आप उत्तरदायित्व का विकास करते हैं। उसके बाद है जैसे देखिए ये सब हो गया। अब हम लोग देखेंगे खेल विधि के गुण। खेल विधि के
मतलब प्लेवे मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये खेल विधि जो क्या है क्रिया प्रधान विधि है ना। क्रिया प्रधान विधि है क्योंकि खेल बिना कुछ क्रिया किए संपन्न नहीं हो सकता, मतलब खेल खेला नहीं जा सकता, उसमें आप कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको करनी ही होती है, चाहे आप कोई भी खेल खेल रहे हो। ठीक है। स्वतंत्रता का महत्व, खेल में क्या है, स्वतंत्रता का अपना महत्व होता है। अगर खेल में अगर स्वतंत्रता नहीं होती, बाध्यता अगर आ गई, तो खेल खेलने क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। लेकिन अगर किसी कार्य में भी अगर बाध्यता ना होकर अगर स्वतंत्रता रहे, तो वो क्या है, कार्य भी क्या हो जाएगा, खेल के समान हो जाता है। तो खेल में स्वतंत्रता का अपना अलग ही महत्व है। उत्तरदायित्व का विकास, देखिए अभी हमने बताया उत्तरदायित्व के बारे में। खेल के माध्यम से क्या है, बच्चों में उत्तरदायित्व का विकास किया जाता है। अभी अभी हमने जस्ट अभी बताया कि खेल में किसी को कैप्टन बना दिया गया, किसी को विकेट कीपर, किसी को कुछ अलग, कबड्डी में जैसे कबड्डी ही खेल रहे हैं तो किसी बच्चे को डिफेंस की जिम्मेदारी है, तो किसी को रेड की जिम्मेदारी है, तो किसी को, है ना, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट फिक्स होता है। उसके बाद है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए खेल के माध्यम से क्या है कि बच्चे के पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से तो इस विधि द्वारा शिक्षा देने का जो बालकों का शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार का विकास उसको बच्चे के अंदर किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों में सर्वांगीण विकास उनमें देखने के लिए मिलता है। उनके व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास, उनके पर्सनालिटी क्या होती है और डेवलप हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खेल विधि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। के बाद है रुचिपूर्ण सीखने की विधि। रुचिपूर्ण मतलब इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड। क्या है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चों में आप इस तरीके की आप क्रियाएं करवाएं या इस प्रकार का खेल खिलवाएं कि बच्चों में क्या है कि सीखने की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा क्या है इंक्रीज हो जाए, है ना, बच्चों में सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए। तो कैसे, खेल में बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है, जाहिर सी बात है, उनका क्या है बाय बर्थ नेचर होता है खेल। अतः खेल विधि का प्रयोग से बालक प्रत्येक कार्य को स्वेच्छा से रुचिपूर्वक करते हैं, है ना, स्वेच्छा से क्या है वो रुचिपूर्वक करते हैं किसी भी कार्य को। जब बालकों के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो शुष्क तथा नीरस कार्य भी क्या है आनंददायक बन जाता है। जब अगर रुचि एक बार जागृत हो गई तो क्या है शुष्क और नीरस कार्य भी क्या है आनंददायक हो जाता है। इससे बालकों को प्रसन्नता मिलती है तथा सीखना अधिक संभव हो जाता है, बालकों के लिए सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर है स्वानुभव द्वारा सीखने के अवसर। मतलब खेल के द्वारा क्या है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किसके माध्यम से, तो सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से, खुद के एक्सपीरियंस से नई नई चीजों को सीखने के लिए उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे देखिए क्या है, कहा जाता है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी खेल आप खेल रहे हैं, आप 1 मैच हारे, 2 मैच हारे, 3 मैच हारे, हार से क्या होता है या आप जीत रहे हो तो वहां से क्या है आपको एक्सपीरियंस आता है कि हाउ टू स्ट्रगल इन अ गेम। आप गेम में किस तरीके से स्ट्रगल कर सकते हैं, आप अगर हार रहे हो तो कैसे आप वहां पे स्ट्रगल कर सकते हो, कैसे आप वहां पे टिके रह सकते हो। इन सब चीजों को क्या है प्रेशर हैंडल करने के लिए, ये सारी चीजों का क्या है आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसका कलेक्शन आपको अगले मैच में उसको यूज कर सकते हैं। अगले मैच में वो जैसे किसी गलती के कारण सपोज आप ये गेम हार गए तो नेक्स्ट गेम में क्या है आप उस एक्सपीरियंस के कलेक्शन को या उस एक्सपीरियंस के पिछले मैचों के एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या है आप नेक्स्ट मैच में उसका यूज करके आप उन गलतियों से बचते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको स्वानुभव के द्वारा सीखने के अवसर भी मिलते हैं कि आप यहाँ गलतियां कर सकते हैं। यहाँ गलतियां करने के लिए आपको किसी प्रकार के ये नहीं दंडित नहीं किया जाता, आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता। खेल में आप गलतियां करते हैं और उसी के अपने ही गलतियों के माध्यम से आप नई चीजों को फिर से सीखते हैं। फिर है इंद्रियों का प्रशिक्षण। आप अपने इंद्रियों का यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं। कैसे, जैसे खेल विधि में बालक क्या है वस्तुओं को छूते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं तथा उसके संबंध में सुनते भी है। यही नहीं बालक कार्य को खेल ही खेल में करते हुए दौड़ते हैं, कूदते हैं तथा उछलते हैं। उक्त सभी क्रियाओं से बालकों के इंद्रियों को स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण मिलता है। जाहिर सी बात है इन सभी गतिविधियों के दौरान क्या होता है कि आपके जो सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या है और ट्रेंड होती हैं। इसके बाद है इसी में नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण या मार्गांतीकरण तथा शोधन। क्या है ये भाई देखते हैं। खेल विधि में बालकों को अपने मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने, उनका मार्गांतीकरण तथा उनके शोधन करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। खेल के माध्यम से क्या होता है कि आपको अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आपको मतलब ये किया जाता है,
ट्रेंड किया जाता है या आप ऐसी प्रवृत्ति आप में विकसित हो जाती है। जैसे सपोज आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, आपका मन कर रहा है, जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जो भी आप कोई भी एक खेल खेल रहे हैं, आपका मन है कि हम कुछ ऐसा करें, आपका मन कुछ और कर रहा है, लेकिन उस समय जो टीम का जो नीड होता है वो कुछ और है। जैसे एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, उसका मन है इस गेंद पे उसको छक्का लगाना है, लेकिन जो टीम की जरूरत है वो क्या है कि वो आउट ना हो और वो पिच पर बना रहे, है ना, वो आउट ना होने पाए और पिच पर वो बना रहे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि वो उसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, और साथ में क्या है, वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए वो अपने टीम के लिए वो वहां पे खेलता है। तो ये हो गया मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना। खेल विधि के दोष, इसमें इसकी कुछ कमियां भी हैं भाई। खेल का अति का भला अति सर्वत्र वर्जते कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। मतलब कि अति सर्वत्र वर्जते, कहीं भी किसी भी चीज में अगर अति हो जाए, अत्यधिक मात्रा में कुछ भी किया जाए तो क्या है, वो हमेशा हानिकारक होता है। ऐसे ही खेल में भी क्या है कि खेल विधि के भी कुछ ना कुछ दोष हैं। तो क्या दोष है कि उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। जैसे अगर बच्चे अगर हायर क्लासेस में चले गए, 11 12 में चले गए, 8 9 10 में चले गए, तो इसमें क्या है कि आप चाहेंगे कि उनको खेल माध्यम से कुछ आप सिखा दें, उनको काउंटिंग सिखा दे, ये सिखा दे, तो खेल माध्यम से आप उनको नहीं सिखा सकते। तो हायर क्लासेस में क्या है, ये मेथड क्या है, अनसुटेबल हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद सेकंड है पूर्ण स्वतंत्रता के बुरे परिणाम। खेल में कहा जाता है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अपने कार्य को वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से वो कर सकते हैं, उनको स्वतंत्रता होती है। तो क्या है कि ज्यादा स्वतंत्रता भी क्या है, पूरे परिणाम आपको देते हैं, है ना। निरंकुश हो जाता है बच्चा वहां पर। निरंकुश होने का मतलब क्या है कि खेल विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ना। खेल विधि में क्या है, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही बालक अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हट जाते हैं, इससे बालक उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। बालक क्या है, अपना मोटिव अपना एम वहां पे क्या है, भूल जाता है। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि इसका परिणाम थोड़ा अलग ही, मतलब बुरा परिणाम निकल कर आता है, अपने मन का हो जाता है बच्चा वहां पे। तीसरा क्या है, मृदु शिक्षा विज्ञान का विकास। देखिए कुछ विद्वानों का मत है कि खेल द्वारा शिक्षा से मृदु शिक्षा विज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, मतलब सॉफ्ट एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। इस उनके अनुसार खेल विधि के अंतर्गत बालकों की रुचि तथा स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इससे वे अपने भावी जीवन में अरुचिकर कार्यों को करने में असमर्थ रहे। अब देखिए बच्चा क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टेड चीजों को ही करने के लिए ये हो जाता है, आदि हो जाता है। बच्चा को जिस चीज में इंटरेस्ट आता रहेगा सिर्फ वो उन्हीं कार्यों को करने के लिए वो फोकस्ड हो जाता है। जिस चीज को वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है उन चीजों को करने के लिए वो फोकस्ड हो जाता है। आगे जाके होता क्या है कि बच्चे के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा दी जाती है, या ऐसा कुछ करना है कि जो कार्य अरुचिकर हो, अरुचिकर कार्य हो, फिर भी बच्चे को करना है, और वो करने में बच्चे क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मृदु शिक्षा फिर क्या है, मृदु शिक्षा बालकों के लिए कभी कभी हानिकारक सिद्ध हो जाता है। फिर क्या है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। इसमें क्या है, ट्रेन टीचर का अभाव मिलता है, बहुत कमी होती है। खेल द्वारा शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। देखिए आजकल टीचर ऐसे बहुत कम ही मिलते हैं जो बच्चों को क्या है कि खेल के माध्यम से, बिल्कुल ट्रेन टीचर जो खेल के माध्यम से बच्चों को कुछ शिक्षा दे सके या खेल खेल में बच्चों को सिखा दे। तो ऐसे टीचर्स का आजकल बहुत ज्यादा अभाव मिलता है, तो जिसके कारण क्या है कि ये विधि पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं रह जाती है। उसके बाद हो जाता है सभी विषयों का पढ़ना असंभव। खेल के माध्यम से सभी विषयों में शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती, सभी विषयों को नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार खेल विधि द्वारा पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनका मत है कि कोई व्यक्ति इतिहास एवं साहित्य जैसे विषयों को खेल विधि द्वारा भले ही पढ़ा ले, परंतु विज्ञान तथा गणित आदि विषयों को खेल विधि द्वारा पढ़ाना असंभव है। ठीक है ना, बात ये बिल्कुल सही है भाई कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को तो खेल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, पर आप हर सब्जेक्ट को खेल के माध्यम से आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके बाद है व्यय साधन स्पेंडेबल। खेल विधि क्या है कि इसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अधिक स्थान एवं अनेक प्रकार के उपकरण चाहिए। निर्धन देशों में दोनों बातों की व्यवस्था आसानी से नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ा क्या है, खर्चीला व्यवस्था है कि आप खेल के माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके साधन
आपको जुटाने पड़ेंगे, उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या है, आपको कुछ खर्च का आपको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या है, जहाँ जो देश इतना सक्षम नहीं है, एजुकेशन में इतना खर्च नहीं कर सकता, वहाँ क्या है, ऐसे व्यवस्था वहाँ आसानी से नहीं की जा सकती। तो ये क्या है, खेल विधि क्या है, खेल जो प्लेवे मेथड है, ये हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये इसके दोष हैं, ये इसकी खामियां हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था खेल शिक्षण विधि या खेल शिक्षण पद्धति, जो भी है ना, खेल के द्वारा जो हमारा शिक्षण पद्धति है, ये आज का टॉपिक हमारा संपन्न हुआ। इसके पहले हम लोग 2 और देख चुके हैं, एक किंडरगार्टन पद्धति हम लोग देख चुके हैं, और प्रोजेक्ट पद्धति, यानी कुल मिला के अब तक 3 शिक्षण पद्धतियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों ही शिक्षण, जो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, वो किंडरगार्टन पद्धति और क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति, इन दोनों को देखने के लिए हमारे पीछे के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों ही शिक्षण पद्धति उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो खेल द्वारा जो शिक्षण पद्धति है, आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।